किसी भी महान सभ्यता की कहानी सिर्फ पत्थर और इमारतों में नहीं लिखी जाती, वो लिखी जाती है शब्दों में। भारत की कहानी भी उसके प्राचीन ग्रंथों में ही छिपी है। ज्ञान, कानून और आदर्शों के वो धागे जिन्होंने हजारों सालों से इस जमीन को एक सूत्र में पिरोया है। आज हम उसी कहानी के पन्ने पलटने जा रहे हैं। लेकिन सोचिए जरा, कोई सभ्यता अपनी कहानी लिखती कैसे है? क्या वो उसे कानून की सख्त किताबों में तराशती है, या फिर महाकाव्यों की अमर कविताओं में गाती है, या अपने पुरखों के धुंधले इतिहास में उसे खोजती है? भारत के लिए जवाब है इन सब में। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। देखिए, हर बड़ी चीज की शुरुआत एक छोटे से विचार, एक बीज से होती है। भारतीय सभ्यता के लिए वो बीज थे सूत्र। जी हाँ, ये ज्ञान के वो महीन धागे थे जिनसे समाज का पहला ताना बाना बुना गया था। सूत्र मतलब एक धागा। ये एक तरह से ज्ञान के सोर्स कोड थे, छोटे, सटीक और इतने पावरफुल कि इन्हें आसानी से याद किया जा सके। जरा सोचिए, उस जमाने में जब लिखने पढ़ने के इतने साधन नहीं थे, तब ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने का इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता था? ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये पूरी जीवन पद्धति का सार थे। और इन सूत्रों ने जिंदगी के हर पहलू को छुआ, हर एक पल को दिशा दी। देवताओं के लिए होने वाले बड़े बड़े यज्ञों के लिए श्रौत सूत्र थे। घर के आंगन में जन्म से लेकर शादी तक के संस्कारों के लिए गृह सूत्र, और एक अच्छे न्याय से चलने वाले समाज की नींव रखने के लिए थे धर्म सूत्र। ये सच में जीवन के हर मोड़ के लिए एक ब्लूप्रिंट थे। और यहीं पर धर्म और विज्ञान का एक बहुत ही कमाल का संगम देखने को मिलता है। क्या कभी सोचा है कि भारत में ज्योमेट्री यानी रेखा गणित की शुरुआत कहाँ से हुई? वो हुई यज्ञ की वेदियों को बनाने के नियमों में, जिन्हें शुल्व सूत्र कहा गया। अग्नि को स्थापित करने के लिए एकदम सटीक नापजोक की वेदी बनाना जरूरी था, और इसी जरूरत ने भारत में गणित को जन्म दिया। है ना कमाल की बात? तो ज्ञान की नींव तो तैयार हो गई, लेकिन अब उस नींव पर कानून और सामाजिक व्यवस्था के मजबूत खंभे खड़े करने का वक्त था। अब सूत्रों के बीज से स्मृति के विशाल पेड़ उग रहे थे, जो आने वाली सदियों तक समाज को सहारा देने वाले थे। अब देखिए, ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ, ये सदियों का विकास था। जैसे जैसे बस्तियां शहर बनी और समाज बड़ा और पेचीदा होता गया, नियम भी बदलते गए। छोटे छोटे सूत्रों से बात आगे बढ़ी और फिर बने बड़े डिटेल्ड स्मृति ग्रंथ। इनका काम था एक विशाल और अलग अलग तरह के समाज को एक कानून में बांधना। और इन स्मृतियों को लिखने वाले सिर्फ लेखक नहीं थे, वो तो समाज के वास्तुकार थे, सोशल आर्किटेक्ट्स। मनु, याज्ञवल्क्य, नारद जैसे ऋषियों ने सामाजिक बनावट का वो नक्शा तैयार किया जिसका असर इस जमीन पर हजारों सालों तक रहा। हर स्मृति की अपनी एक पहचान थी। जैसे मनुस्मृति सबसे पुरानी और प्रभावशाली मानी जाती है, एक ऐसा ग्रंथ जिसने समाज को दिशा भी दी और जिस पर सदियों से बहस भी चलती रही। वहीं याज्ञवल्क्य स्मृति में कानूनी दांवपेच की ज्यादा गहरी जानकारी मिलती है, और देवल स्मृति तो उस समय की चुनौतियों का जवाब देती है। ये दिखाता है कि ये कानून पत्थर की लकीर नहीं थे, बल्कि वक्त के साथ खुद को बदल भी रहे थे। ठीक है, तो नियम बन गए, समाज का ढांचा खड़ा हो गया, लेकिन क्या इतना काफी है? नहीं। किसी भी सभ्यता को सिर्फ एक ढांचे की नहीं, एक आत्मा की जरूरत होती है, एक धड़कते हुए दिल की, एक कहानी की जो लोगों को जोड़े, उन्हें प्रेरणा दे। और भारत की आत्मा बसती है उसके दो महान महाकाव्यों में। 1,00,000, जी हाँ, महाभारत में 1,00,000 श्लोक हैं। जरा इस आंकड़े के बारे में सोचकर देखिए। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तो अपने आप में एक पूरी दुनिया है, शब्दों का एक पूरा ब्रह्मांड। रामायण और महाभारत ये मानो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जहां एक तरफ रामायण हमें आदर्श का रास्ता दिखाती है, एक ध्रुव तारे की तरह, वहीं दूसरी तरफ महाभारत हमें असलियत के मुश्किल पेचीदा रास्तों पर चलना सिखाती है। एक धर्म की कहानी है तो दूसरी धर्म के सबसे मुश्किल सवालों का आईना है। रामायण ये वो कहानी है जो हमें सही गलत का रास्ता दिखाती है, एक नैतिक दिशा सूचक। ये आदर्श बर्ताव, प्यार, त्याग और कर्तव्य की वो कहानी है जो बताती है कि एक आदर्श राजा, एक आदर्श बेटा और एक आदर्श इंसान होने का मतलब क्या होता है। ये एक उत्तम समाज का सपना है। और फिर आती है महाभारत, इंसानी स्वभाव की उलझनों का सबसे बड़ा आईना। यहाँ कोई भी किरदार पूरी तरह से सही या गलत नहीं है, सब ग्रे हैं।
ये कहानी है नैतिक दुविधाओं की, मुश्किल फैसलों की और उस महायुद्ध की जो सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हर इंसान के मन के कुरुक्षेत्र में भी हर पल चलता रहता है। और इसी महाभारत के दिल से, युद्ध के शोर के बीच से एक अमर दर्शन का जन्म होता है, श्रीमद् भगवद गीता। जब सबसे बड़ा योद्धा हिम्मत हार जाता है, तब कृष्ण का वो संदेश गूंजता है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ये घोर निराशा के अंधेरे में उम्मीद का एक अमर संदेश है। तो अब हमारे पास नियम है और हमारे पास एक आत्मा भी है। अब क्या बचा? बची है याददाश्त, एक ऐसी विशाल मेमोरी जहां एक सभ्यता अपनी पूरी यात्रा को, अपने उतार चढ़ाव को, अपनी जड़ों को सहेज कर रख सके। और ये काम किया पुराणों ने। पुराणों को भारत का सामूहिक स्मृति कोश या कहें तो कलेक्टिव मेमोरी कहा जा सकता है। ये 18 महान ग्रंथ हैं जहां देवताओं की कथाओं के साथ साथ राजाओं और ऋषियों का इतिहास भी लिखा है। ये वो जगह है जहां मिथक और इतिहास एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। पुराणों का असली जादू ये है कि वो देवताओं की दुनिया को इंसानों की दुनिया से जोड़ते हैं। वो उन वंशों का हिसाब किताब रखते हैं जिन्होंने इस उपमहाद्वीप को शक्ल दी। ये हमें बताते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं और हमें अपनी विरासत से जोड़ते हैं। और हाँ, ये सिर्फ पौराणिक कहानियां नहीं हैं। आज भी इतिहासकार भारत के महान साम्राज्यों के राज खोलने के लिए पुराणों का सहारा लेते हैं। जैसे मौर्य वंश को समझने के लिए विष्णु पुराण एक बहुत बड़ा सोर्स है, तो वहीं शक्तिशाली गुप्त वंश के लिए वायु पुराण। ये ग्रंथ हमारे इतिहास की वो खिड़कियां हैं जो हजारों साल पीछे देखने में मदद करती हैं। और शायद सबसे बड़ी बात, इन्हीं पुराणों ने सबसे पहले इस भूमि को एक भौगोलिक और सांस्कृतिक पहचान दी। विष्णु पुराण का ये श्लोक पहली बार भारत को परिभाषित करता है। समुद्र के उत्तर और बर्फीले पहाड़ों के दक्षिण की भूमि, ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं था, ये एक विचार था, एक साझा पहचान थी, एक सभ्यता की घोषणा थी। सूत्र, स्मृति, महाकाव्य, पुराण ये सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि एक सभ्यता की आत्मा पर लिखे गए लेख हैं। तो आखिरी सवाल ये है, क्या ये सिर्फ इतिहास है या भविष्य के लिए एक दिशा निर्देश? क्या ये केवल अतीत की कहानियां हैं या हमारे आने वाले कल का आईना भी? और इसका जवाब शायद हर पीढ़ी को अपने लिए खुद ही खोजना होगा।